Hello students, today we will discuss on new Panchayati Raj Act 1992 or Panchayati Raj system in India. In this lesson we will discuss on the meaning, objectives of Panchayat, characteristics of new Panchayati Raj Act 1992, reorganization of village panchayat in India, role and importance of village panchayat in reorganization of the Indian society और इंडियन रूरल सोसाइटी। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मीनिंग, हिस्ट्री एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज। भी पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, पंचायतें हैं, इनका सदैव प्राचीन काल से ही भारतीय समाज के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु प्राचीन काल में जो पंचायतें थी, इनका मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यों तक सीमित था। उसके पश्चात जाति पंचायतें आई, जो जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए जिनका गठन किया गया था। परंतु जब मुगल काल आया, उसमें जो पंचायती राज सिस्टम है या पंचायती व्यवस्था है, उसमें कमी आनी शुरू हुई और ब्रिटिश शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, तो उसमें जन सहभागिता अनिवार्य थी। मतलब शासन के प्रत्येक क्षेत्र में निम्न स्तर पर भी शासन के अंदर लोगों की भागीदारी आवश्यक थी। इसीलिए जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया गया। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ जो संसद की सत्ता है, संसद की जो शक्ति है, उस शक्ति को निम्न स्तर पर, ग्राम स्तर पर बांटना, वो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण था। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण ही स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का जन्म हुआ। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पर विस्तार से पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इतिहास क्या रहा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय स्वशासन का दूसरा नाम पंचायती राज है। स्थानीय का मतलब उस स्थान विशेष का, स्वशासन अपना शासन, एक स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपने ऊपर जब खुद शासन किया जाता है तो वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज का नाम दिया गया है। यही पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय लोकतंत्र भी कहलाता है। स्थानीय लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र क्या होता है, तंत्र का मतलब शासन, लोक का मतलब लोगों का भी, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और स्थानीय शासन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे पंचायत है, पंचायत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो खुद भाग लेते हैं। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन को या पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज को स्थानीय स्तर का लोकतंत्र भी कहा जाता है। इनका इतना महत्व होने के कारण R.K. मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। भी ग्राम पंचायतें ये लोकतंत्र के देवता के समान है, पूजनीय है। मतलब इनका आधार, लोकतंत्र का आधार है वो ग्राम पंचायतें हैं। तो महात्मा गांधी ने पंचायतों को राम राज्य का प्रतीक माना। राम राज्य कैसा राज्य होता है भी, एक ऐसा राज्य है जिसमें सब लोग सुख शांति से रह रहे हो, जहाँ पर किसी तरह का कोई मनमुटाव न हो, लोगों की आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही हो। तो यहाँ पर पंचायतें हैं, उन्हें अपनी समस्याओं का पता है, उन्हें अधिकार दे दिए गए भी वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हो, तो सभी समस्याओं के समाधान स्वयं करेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करेंगे। राज्य सरकारों के द्वारा उनको केवल निर्देश दिए जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने ये पंचायतों का व्यक्ति के जीवन में या शासन में इतना महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण माना कि ये राम राज्य के समान है। पंचायती राज भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि पंचायती राज है यही भारतीय लोगों में नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। यही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अपनी समस्याओं का समाधान करने में उनमें एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करता है। यह प्राचीन समय से भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में योगदान देती रही है। पंचायतों का योगदान भारतीय समाज के अंदर, विशेषकर ग्रामीण समाज में सदैव से ही रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भी, संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया, या पंचायतों को राम राज्य किसने कहा, पंचायतों को लोकतंत्र के देवता के रूप में किसने परिभाषित किया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है।
इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वर्तमान समय में प्रचलित पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय स्वरूप, क्योंकि अब वर्तमान में पंचायत में शासन का 3 स्तरीय स्वरूप प्रचलित है, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। लेकिन ये जो त्रिस्तरीय स्वरूप है, इसकी अनुशंसा किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया। भी ग्रामीण समाज के अंदर जो क्षेत्र है, इसके विकास के लिए एक स्टडी ग्रुप का भी वो स्टडी करेगा उन लोगों की, उसका अध्यक्ष बनाया था बलवंत राय मेहता को। इसीलिए इस समिति का नाम दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने 1959 में 1957 में इसका गठन किया गया था। 1959 में अपनी पंचायतों से संबंधित अपनी सिफारिशें की थी। उन्हीं सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ये 3 स्तर हैं। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके पश्चात मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, मध्यम स्तर कौन सा है और जिला उच्च स्तर कौन सा है। भारत में पंचायतें मुगल काल, अब देखिए इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। भारत में पंचायतें मुगल काल के में पतन की ओर बढ़नी शुरू हुई तथा ब्रिटिश शासनकाल के आते आते लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि मुगल काल से पहले भारत में जो पंचायतें थीं उनका महत्व था, उनका वजूद था और वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय शासन के तहत पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के प्रयास किए गए। इसी मजबूती का परिणाम था कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान की धारा अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायतों को राज्य का विषय माना गया। अभी राज्य है, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। तत्पश्चात ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है जहाँ पर गाँव में जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसलिए स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात ये बात रियलाइज़ कर ली गई कि ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के बिना देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ग्रामीण समुदाय के लोगों के सर्वांगीण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, चिकित्सिक हर क्षेत्र में इनका संपूर्ण विकास करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई और क्यों की गई? तो ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को। तत्पश्चात 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1953 में, 1953 में। अब इन कार्यक्रमों की शुरुआत क्यों की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए, कि ग्रामीण लोग हैं वो शासन के प्रत्येक क्षेत्र में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले और वो आत्मनिर्भर हो, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके, वो अपनी आर्थिक व्यवस्था खुद कर सके। तो ऐसे उद्देश्य लेकर राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। परंतु इनमें जो कर्मचारी लगाए गए थे, उन कर्मचारियों में इस जो ये कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, इन कार्यक्रमों के प्रति उन्हें पूरी तरह से ट्रेंड नहीं किया गया था, प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इन प्रशिक्षण के अभाव में और कर्मचारियों के ज्ञान के अभाव के कारण ये योजनाएं सरकार ने जिस उम्मीद आशा के अनुसार शुरुआत की थी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। और इसी कारण 1957 में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इन 2 कार्यक्रमों की असफलता के कारण एक बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया। इसी संगठन को, इसी दल को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशें की और उसी सिफारिश को मानते हुए 1959 में इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को देश के कुछ राज्यों में लागू किया गया। परंतु 1965 के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था फिर पतन की ओर बढ़नी शुरू हो गई। मतलब यह व्यवस्था जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी वो उद्देश्य अचीव नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए फिर क्या प्रयास किए गए? अब गिरावट आने लगी तो सरकार ने पुनः पंचायती राज संस्थाओं को नवजीवन प्रदान करने व जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, सिंघवी समिति 1986 में, पीके थुगन समिति 1988 में आदि का गठन किया गया। अब ये इन समितियों का गठन क्यों किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था इसमें क्या लागू किया जाए, कौन से सुधार किए जाए, कौन सी व्यवस्था लागू की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी आधार पर अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। इसमें क्या था, निम्न स्तर पर तो मंडल पंचायत लागू की जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद है वो लागू की जाए। अब ये अलग अलग जो समितियां थी, इन समितियों ने अपनी अलग अलग सिफारिशें दी और इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए 73वें संवैधानिक संशोधन का मसौदा तैयार किया गया और 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। इसी को नया पंचायती राज अधिनियम कहा गया। तो 24 अप्रैल 1993 को नया पंचायती राज अधिनियम देश में लागू किया गया था। तो ये इतिहास था नए पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज व्यवस्था का। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन में क्या प्रावधान किए गए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन 22 दिसंबर को लोकसभा और 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। उसके पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति होने पर 24 अप्रैल 1993 को, अब देखिए राष्ट्रपति ने इस पर, क्योंकि कोई अधिनियम है, वो अधिनियम या कानून का रूप धारण कब करेगा, जब लोकसभा पारित करेगी, राज्यसभा पारित करेगी और उसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। तो लोकसभा ने पारित कर दिया 22 दिसंबर 1992 को, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी 20 अप्रैल 1993 को और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। यही नया पंचायती राज अधिनियम 1992 कहलाता है। अब इसे लागू तो 1993 में किया गया, परंतु इसे नया पंचायती राज अधिनियम 1992 क्यों कहा गया? नया इसलिए कहा गया क्योंकि पंचायतों से संबंधित नई व्यवस्था की गई, नए नियम स्थापित किए गए, नए कानून बनाए गए। 1992 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अधिनियम की शुरुआत या अधिनियम 1992 में लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था और पारित हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9वां भाग। नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची और 16 अनुच्छेद जोड़े गए। हमने यहाँ ऊपर लिखा, ये ध्यान कर लेना। संविधान के अनुच्छेद 243 243 के सब पार्ट में, जैसे 243A 243B हम आगे बताएंगे, उसमें नए पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधानों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई और नए पंचायती राज व्यवस्था में वर्तमान में 29 विषय शामिल है। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। पंचायती राज का अर्थ, पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गांव पर राज करना या शासन करना पंचायती राज कहलाता है। पंचायती राज, पंचायत के द्वारा राज करना। पंचायतें कहाँ राज करेगी? गाँव में। तो गाँव पर या गांव में पंचायतों के द्वारा शासन करने को पंचायती राज कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि पंचायती राज व्यवस्था एक सत्ता के विकेंद्रीकरण की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सत्ता है वो संसद से चलकर उसका विकेंद्रीकरण गांव तक कर दिया गया। मतलब जो शक्ति है उसको बांटना। तो शक्ति, पहले जो शक्ति संसद के पास थी, वो शक्ति राज्य सरकार और जिले से होते हुए गांव तक पहुंचाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें यदि प्रत्येक स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता तो विकास या फिर व्यवस्था सही तरह से नहीं बन पाएगी। तो पंचायती राज व्यवस्था एक सत्ता के विकेंद्रीकरण की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण या स्थानीय जनता द्वारा स्वयं प्रशासनिक और वहाँ की जनता के द्वारा, गाँव की जनता के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासन से संबंधित कार्य है, जो न्याय से संबंधित कार्य है, जो जनता के कल्याण से संबंधित कार्य है, वो कार्य खुद किए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आमजन की अधिकतम शासन में जन सहभागिता बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया है। इसका मतलब पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? शासन में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ के लोगों की अधिक से अधिक जन सहभागिता को बढ़ाया जाए।
अतः ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों को प्रजातांत्रिक स्वरूप देने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई उसे पंचायती राज कहा गया। वर्तमान में पंचायतों का पुनर्गठन। अब प्राचीन काल में हमने पढ़ा भी पंचायतें थी वो कैसी थी। पंचायतों का मुख्य कार्य केवल न्यायिक कार्य करना ही होता था। न्यायिक कार्य का तात्पर्य क्या हुआ भी पंचायतें हैं वो केवल न्याय करने का काम करती थी। पंचायतें पुश्तैनी होती थी और उनका निर्वाचन नहीं होता था। इसका तात्पर्य अब पंचायतों का पुनर्गठन कैसे हुआ भी उनको स्वशासन के अधिकार सौंपे गए। पंचायतों को स्वशासन के अधिकार सौंपे गए। इसका तात्पर्य यह है कि एक पंचायत के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, खेती, उद्योग धंधे, भवन निर्माण, शिक्षा, प्रशासन, न्याय आदि से संबंधित कार्यों को पूरा करने की जो शक्ति या जिम्मेदारी है वो उसी पंचायत को देना। इसका मतलब स्वयं लोगों द्वारा अपने कार्यों की व्यवस्था स्वयं करना। नए जो पंचायतों का पुनर्गठन किया गया उसमें इस व्यवस्था को शामिल किया गया था। और गांव के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति या जो वोट देने की योग्यता रखता हो उन व्यक्तियों के द्वारा एक निर्धारित समय अवधि के पश्चात चुनाव के माध्यम से पंचायतों का चुनाव किया जाने लगा। और जब पंचायतों का जो पुनर्गठन किया गया उसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकारा गया। 3 स्तर कौन कौन से हैं वो 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर या निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का तात्पर्य जो गांव में शासन करती है पंचायत, जहां पर 18 या उससे अधिक उम्र के मतदाता जो मतदान के योग्य हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। पंचायतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और उसके आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से पंचों का चुनाव होता है। और ग्राम पंचायत खंड स्तर या मध्यम स्तर पर बीच का जो स्तर है ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया। अब देखिए एक जो व्यक्ति है, मान लीजिए आप एक मतदाता है तो आप एक साथ में कितने मतदान करेंगे? आप एक साथ में 4 मतदान करेंगे। एक पंच के लिए, दूसरा सरपंच के लिए, तीसरा पंचायत समिति के लिए और चौथा जिला परिषद के लिए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो पंचायतें हैं पंचायतें आपस में मिलकर जो पंचायत समिति का निर्माण करती है। और एक जिला परिषद है, विभिन्न पंचायत समितियां या जिले के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पंचायतें हैं वो मिलकर जिला परिषद का निर्माण करती है। और इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होगा, परंतु ये जो अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करती है, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ भी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप को अपनाया गया। ग्राम पंचायत निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विलेज पंचायत। जो ग्राम पंचायत है उसके उद्देश्य क्या है, क्यों ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, तो उसके उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण। प्रजातांत्रिक का मतलब लोगों के द्वारा लोगों को सत्ता का हस्तांतरण करना। भारत में ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण करना या फिर शक्ति को संसद से गाँव के लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि जब तक गाँव के लोग हैं या शासन की छोटी से छोटी इकाई है वो जब तक उसकी जन सहभागिता नहीं होगी, वो जब तक एक्टिव होकर काम नहीं करेगी, तब तक देश का शासन है वो सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। तो ग्रामीण क्षेत्र में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जन जागृति। ग्राम पंचायत है वो उनका उद्देश्य लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करना है, उन्हें अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, उसे राजनीति के प्रति जागरूक करना है और उनमें के व्यक्तित्व में निखार लाना है। जन सहभागिता। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता को बढ़ाना है। जन सहभागिता का मतलब लोगों की भागीदारी बढ़े। किस में बढ़े? भी लोगों की समस्याओं के समाधान में और उनके पुनर्निर्माण में। कोई भी सामाजिक समस्या है जैसे दहेज प्रथा है, वृद्धजनों की समस्याएं हैं या फिर कन्या भ्रूण हत्या, किसी भी तरह की समस्या, उन समस्या के समाधान में जन सहभागिता को बढ़ाना ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य है।
स्वस्थ जनमत का निर्माण करना। भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, जैसे विधवा विवाह निषेध, महिलाओं को कुछ एक मंदिरों में प्रवेश करने पर वर्जित, या फिर छुआछूत, अस्पृश्यता। इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ और सामाजिक समस्याएं रही। उन कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन है वो स्वस्थ जनमत के अभाव में नहीं हो सकता। तो ग्राम पंचायत है ये, इसका उद्देश्य स्वस्थ जनमत का निर्माण करना है, ताकि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको मिटाया जा सके। नागरिकता की शिक्षा देना। ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिक्षा देना ही है, क्योंकि नागरिकों में जब तक नागरिकता के गुण नहीं होंगे वो देश वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। ग्राम पंचायतें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिकता, अनुशासन आदि की शिक्षा देती है। नेतृत्व का विकास। ग्राम पंचायतें हैं वो जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करती है, क्योंकि प्रजातंत्र की सफलता भी नेतृत्व पर ही निर्भर है। यदि उचित नेतृत्व नहीं है तो प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। नेतृत्व के अभाव में प्रजातंत्र है वो लंगड़ा हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों के सदस्य है वो अपने समस्याओं का प्रबंधन स्वयं करते हैं, चाहे वो शासन से संबंधित हो समस्याएं हो, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान वो स्वयं करते हैं। तो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा होती है, एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ग्रामीण सर्वांगीण विकास। ग्राम पंचायतों का उद्देश्य ग्रामीण गाँव का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर जो सांसद बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, उनको एक गांव की समस्या का पता नहीं चल पाता, और यदि पता चल भी पाए तो वो उसका उतने अच्छी तरीके से समाधान नहीं कर पाता जितने अच्छी तरीके से वहाँ के लोग उसका समाधान कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए गांव के लोगों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनको ताकत दी गई, शक्ति दी गई, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पंचायती राज एक्ट 1992 के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, जो नया पंचायती राज व्यवस्था 1992 में लागू की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण करना, उनका पुनरुत्थान करना। ग्रामीण जो पंचायतें थी, ग्राम पंचायतें थी, उनको एक नव जीवन देना, उनको शक्ति देकर मजबूती प्रदान करके एक नव जीवन देना। उनको मजबूती कैसे प्रदान की गई तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में। तो उसमें ग्राम सभा की व्यवस्था, जो पहली व्यवस्था की गई थी वो ग्राम सभा का गठन किया गया था। ये संविधान की अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का तात्पर्य है कि उस गांव के जितने भी जो वे मतदाता है उन मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। और ग्राम सभा का कार्य क्या होगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों की अनुपालना करना और गांव की समस्याओं का समाधान करना। इसके पश्चात पंचायतों का गठन। संविधान के अनुच्छेद 73वें जो संवैधानिक संशोधन है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 बी के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब ग्राम पंचायतों के गठन का तात्पर्य क्या होगा? भी इसमें प्रत्येक गांव में निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। परंतु जहां पर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर जो मध्यम स्तर है, मतलब पंचायत समिति है, उसका गठन करना अनिवार्य नहीं है। पंचायतों की संरचना 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 243 सी के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों को कानून द्वारा या विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और उसके निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात है वो समस्त राज्य में एक समान रखा गया। ग्राम पंचायतों के वार्डों की कम से कम संख्या 10 रखी गई और अधिकतम संख्या है वो 20 रखी गई। अब वार्डों का जो निर्धारण है वो उस गांव की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 73वें संवैधानिक संशोधन में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या फिर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये आरक्षण है, ये रोटेशन प्रणाली में होता है। पंचायतों का कार्यकाल, संविधान 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल इस अधिनियम से पहले जो अनिश्चित था, जहां पर सरकार, राज्य सरकारें 10-10, 15-15 सालों तक पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाती थी, परंतु अब पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निश्चित कर दिया गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि 5 साल से पहले किसी भी पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत का गठन करना होगा और वो नई जो पंचायत है वो केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, न कि पूरे 5 साल। पंचायतों का निर्वाचन 243 के तहत पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पंचायतों का निर्वाचन है वो राज्य सरकार के द्वारा या अधिनियम के द्वारा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में संपन्न किया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन का जो वर्णन है वो 243 के तहत किया गया। वित्त आयोग का गठन, अब राज्य सरकारें हैं, राज्य विधानमंडल के नियमों के द्वारा पंचायतों को कर लगाने, कर को इकट्ठा करने और राज्य या केंद्र शासन सरकार के द्वारा उसे अनुदान भी प्राप्त होता है, जिसको विकास कार्यों के अंदर लगाती है। तो इन सब की देखरेख करने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 243 एफ के अंतर्गत 243 आई के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था भी की गई। 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों के कार्य 11वीं अनुसूची के तहत संविधान, इस अधिनियम में संविधान की के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुछ कार्यों का निर्धारण किया गया जो पंचायत के द्वारा किया जाता है। कुछ कार्यों की सूची या कुछ कार्यों का निर्धारण पंचायतों के द्वारा इसके तहत किया जाता है। सदस्यों की योग्यताएं, इस अधिनियम के 243 एफ के तहत पंचायत के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किया गया। सदस्यों का चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, इस अधिनियम के तहत जो सदस्य उनका जो निर्वाचन किया जाता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किया जाने लगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम 1992 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, मध्यम या ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। स्थानीय स्तर के लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता, इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्तर का जो लोकतंत्र है या फिर हम यूँ कहें कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि इनका वर्णन जहाँ पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत था, परंतु अब संविधान के अंतर्गत भाग 9 जोड़कर 11वीं अनुसूची जोड़कर और इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों की व्यवस्था करके उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों के उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का निर्धारण इस अधिनियम के अनुच्छेद 243 जी के तहत किया गया। भी पंचायतों के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, उनका वर्णन किया गया। पंचायतों को 243 एच अनुच्छेद के तहत कर लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई, जिसमें वो कर लगाकर कर को इकट्ठा करके अपनी आय आमदनी उसको बढ़ा सकती है। राज्य चुनाव आयोग का गठन, इस अधिनियम के तहत राज्य चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था भी की गई। राज्य चुनाव आयोग है, उसका जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये एक सदस्य होता है, आयोग में केवल एक ही सदस्य होता है, वही सदस्य उसे राज्य चुनाव कमिश्नर भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य पंचायतों के लिए चुनाव सूचियां तैयार करवाने और चुनाव प्रबंधन करने का दायित्व राज्य चुनाव आयोग पर रहता है। इसके पश्चात पंचायतों के चुनाव के विषय अदालतों के हस्तक्षेप में मुक्त। इस अधिनियम में एक व्यवस्था ये भी की गई कि पंचायतों के चुनाव क्षेत्र निश्चित करने वाले किसी कानून के औचित्य को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे कानून को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया, या मतलब यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो इसमें यदि किसी तरह का कोई विवाद है तो जिस संस्था ने ये चुनाव करवाया है उसी संस्था के पास वो चुनौती
पेश की जाएगी, वो मुद्दा पेश किया जाएगा। रोल और इम्पोर्टेंसीज ऑफ विलेज पंचायत, गांव की पंचायत है उसका ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्गठन में क्या योगदान है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे जन कल्याण के में पंचायतों की भूमिका। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पंचायतों का गठन का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास कैसे होगा, जब प्रत्येक नागरिक के द्वारा सचेत और जागरूक होकर प्रत्येक कार्य में जन सहभागी रूप से कार्य किया जाएगा, तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो जन कल्याण में पंचायतों को का महत्व, भूमिका या कार्य। इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायतीज इन विलेज पब्लिक वेलफेयर। स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं का मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायतें हैं वो लोगों के उन्नत स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। इसके लिए वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है और साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और उनके प्रबंधन की व्यवस्था भी करती है। चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतें हैं वो बीमारियों के रोकथाम का प्रबंध करती है, बीमारियों के प्रति जन चेतना या जन जागृति का अभियान चलाती है, लोगों को में जागरूकता पैदा करती है और बीमारियों से बचने के उपाय लोगों को बताए जाते हैं। साथ साथ में जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका भी पता लगाकर उनकी रोकथाम और उपचार के लिए भी ग्राम पंचायतें कार्य करती है। शिक्षा सुविधाएं, ग्राम पंचायतें लोगों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी काफ़ी अहम योगदान देती है। इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, या फिर स्कूलों का निर्माण करना है या स्कूलों के अंदर योगदान देना है, स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी होने पर अध्यापकों की व्यवस्था करना है, इस तरह की सुविधाएं ग्राम पंचायतों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। यातायात व्यवस्था, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की बहुत बड़ी समस्या रही है, तो जो पंचायतें हैं उन्होंने यातायात के लिए सड़क निर्माण, सड़कों की मरम्मत करने, रोशनी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था करने में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ साथ जो गांव से शहर को जोड़ने वाले जो रूट है उनको पक्का करवाने, वहां पर बसों की व्यवस्था करने के लिए भी ग्राम पंचायतें मिलकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर दबाव डालने का कार्य भी करती है। सूचना एवं संचार व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए सही सूचना प्राप्त हो, उनको सही जानकारी मिले, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सही जानकारी उपलब्ध करवाने और सूचना और संचार की व्यवस्था करने में ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके लिए गांव में अनेक केंद्र, अनेक ज्ञान के केंद्र, इंटरनेट सेवाएं आदि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो छोटे किसान हैं या कृषक वर्ग है, छोटे व्यापारी वर्ग है, उनकी जागरूकता के लिए भी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें उनके योजनाओं के प्रति जागरूकता या चेतना नहीं होती। तो ग्राम पंचायतें हैं वो सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं को के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अवगत करवाती है और उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जिसके पास मकान नहीं है उनके लिए मकान निर्माण की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, इन सब में ग्राम पंचायतें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन में पंचायतों की भूमिका, इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत इन सोशल लाइफ, मद निषेध। जैसे भारतीय समाज की हम बात करें तो विवाह, शादी, उत्सव, पार्टियों के अंदर जो शराब है वो पीना एक शौक माना जाने लगा है, एक उत्सव के रूप में उसको सेलिब्रेट करने के रूप में उसको पिया जाने लगा है। परंतु इसका दूसरा एक नकारात्मक प्रभाव भी है, भी इससे समाज का और परिवार का विघटन भी होता है। तो ग्राम पंचायतें मद निषेध या शराबबंदी को लेकर भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे हरियाणा की बात हम करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने पंचायतों को अधिकार दिए थे भी जो भी ग्राम पंचायत अपने गांव से ठेका उठवा, शराब का जो ठेका है उसको बंद करवाना चाहती है तो वो रिटर्न में दे सकती है और रिटर्न में एक बार देने के पश्चात सरकार के द्वारा उसको बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये मद निषेध है, इसमें रोल किसका हुआ, पंचायत का। सार्वजनिक बाजार, ग्राम पंचायतों ने किसानों को साहूकारों, सेठों और व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए गांव के अंदर सार्वजनिक बाजार की व्यवस्था भी की है। मतलब गांव के अंदर मंडियों की व्यवस्था की है जहां पर वो अपना सामान खरीद और बेच सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण, ग्राम पंचायतें सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में भी कार्य करती है।
क्योंकि यदि गांव में लोग सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, रीति रिवाजों परंपराओं का जो सामाजिक संगठन में योगदान देने वाली है उनका उल्लंघन करते हैं, तो ग्राम पंचायतों के द्वारा उनको दंड देने का अधिकार भी है। या फिर गांव के अंदर जो आवारा तत्व है उन पर भी ग्राम पंचायत के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। शांति व्यवस्था, ग्राम पंचायतें गांव में लोगों के आपसी जो मनमुटाव होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनको ग्राम स्तर पर ही सुलझाकर उनके कारण संघर्ष से पैदा हुए तनाव को कम करके शांति व्यवस्था में योगदान देती है। ग्राम पंचायतें समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद हुआ, अस्पृश्यता हुआ, दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति अत्याचार जैसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। और ग्राम पंचायतों ने इन समस्याओं के समाधान के अनुकूल वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ग्राम पंचायतें शिक्षा व्यवस्था का भी कार्य करती है। गाँव के अंदर बच्चों को उन्नत शिक्षा मिले, या गांव के अंदर जो स्कूल है उसको, जैसे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल में या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने में सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का कार्य भी पंचायतों के द्वारा किया जाता है। समाज के अंदर व्याप्त सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों की समाप्ति में भी ग्राम पंचायतें एक योगदान देती है, क्योंकि इससे ग्राम पंचायतें वो आपसी सहयोग के माध्यम से और जन सहभागिता के कारण जो सामाजिक समस्याएं और कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक जीवन में पंचायतों की भूमिका, आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि सुधार, भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु फिर भी कृषि है वो पिछड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का या सूचनाओं का या ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं है। पंचायतों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था करके ज्ञान और सूचना के केंद्र खोलकर और कृषि सुधार कार्यों को प्रभावशाली ढंग से लागू करके इसमें सुधार में भूमिका निभाई जा रही है। ग्राम पंचायतें नहरें, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करके उनके देखभाल करके सिंचाई व्यवस्था में भी योगदान देती है। उन्नत बीज, ग्राम पंचायतें बीजों की क्वालिटी सुधारने में और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छे बीज उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके पश्चात हम यदि आगे चलें तो सहकारी समितियां, ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब ऐसी समितियां जो साथ मिलकर कार्य करती हो, किसी वेलफेयर या सामाजिक या फिर गाँव के विकास के लिए जो साथ मिलकर कार्य करती हो। तो ये जो सहकारी समितियां हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण में या ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्गठन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामोद्योग, गांव के अंदर लघु और कुटीर उद्योग है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोगों की आय के मुख्य स्रोत होते हैं। पंचायतें हैं वो कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कर उन्हें सूचना तथा विपणन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास में योगदान देती है। ग्राम पंचायतें लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी करती है, जैसे सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली मनरेगा या काम के बदले अनाज, इस तरह की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जो जनता तक पहुंचाने का कार्य है या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने का कार्य है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है। भूमिहीन किसान या श्रमिक, जो भूमिहीन किसान है, श्रमिक है, ऐसे लोग जिनकी हालत बहुत दयनीय है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, ग्राम पंचायतें ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देकर या इनके लिए मनरेगा या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाकर इनके जीवन को ऊपर उठाने में या इनकी स्थिति सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पश्चात राजनीतिक जीवन में पंचायतों का महत्व, पॉलिटिकल लाइफ में तो ग्राम पंचायतें व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा देती है। इससे चुनाव लड़ने का या फिर वोट डालने का, नेतृत्व का ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं। हमने देखा भी है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों से लेकर सांसद तक बने हैं, तो ये राजनीतिक शिक्षा का ही परिणाम है। इससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होता है। ग्राम पंचायतें वो प्रजातंत्र की मजबूती का आधार है, क्योंकि प्रजातंत्र तभी मजबूत होगा जब उसमें अधिक से अधिक जन सहभागिता होगी, शासन में जन सहभागिता होगी, और ग्राम पंचायतें हैं वो शासन में जन सहभागिता बढ़ाने की महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था है। ग्रामीण नेतृत्व का विकास, ग्राम पंचायतें लोगों के अंदर ग्रामीण नेतृत्व का विकास करती है, क्योंकि इसके अंदर लोग हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं आगे बढ़कर करते हैं, तो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा होती है। शांति और व्यवस्था, ग्रामीण जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर आपसी भाईचारा को बनाए रखने में
महत्वपूर्ण योगदान देती है और उसमें आपस में जो संघर्ष और झगड़ा हो, मनमुटाव हो, उसे अपने लेवल पर ही उसका समाधान करके शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी करती है। प्रशासनिक शिक्षा, ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को प्रशासनिक शिक्षा भी देती है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य जो ग्रामीणों के प्रशासनिक कार्य उसमें जन सहभागिता बढ़ती है और इस जन सहभागिता जो ये जन सहभागिता है, लोग उसमें जब भागीदार बनकर कार्य करेंगे तो प्रशासन में उनकी रुचि भी पैदा होगी और प्रशासन के बारे में उसे जानकारी भी हासिल होगी। जो ग्राम पंचायतें हैं वो जन चेतना का काम भी करती है। जन चेतना का तात्पर्य लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करती है, राजनीति के प्रति, आर्थिक हितों के प्रति, रोजगार के प्रति, सरकारी योजनाओं के प्रति, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ये जागरूकता पैदा करती है। इसके साथ साथ जो पंचायतें हैं वो शिक्षा का प्रचार प्रसार में भी, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण या डिस्टेंस एजुकेशन में भी योगदान देती है। और ग्राम पंचायतें हैं वो आपसी सहयोग के माध्यम से लोगों के आपसी सहयोग प्राप्त करती है, जिसमें लोगों में न तो आपसी मनमुटाव होते हैं और न ही मुकदमेबाजी वहाँ पर अधिक बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतों की यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्गठन में, लोगों के सर्वांगीण विकास में ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आज की जो ग्राम पंचायतें वो परंपरागत पंचायतों की तरह नहीं थी। आज की ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त अधिकार भी है, आय के स्रोत भी है और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें विशेष अनुदान भी मिलता है, जिससे लोगों का विकास हुआ है। और ग्रामीण आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो चेतना या जागरूकता के मामलों की हम बात करें तो यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण, पंचायत की सक्रियता के कारण और जन सहभागिता के कारण आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर नहीं रहा है। सेल्फ असेसमेंट सेशन की हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख कर डालोगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? पंचायतों को राम राज्य का प्रतीक किसने माना है? ग्राम सभा क्या है? पंचायतें क्या है? जिला परिषद क्या है? पंचायत समिति क्या है? इस तरह के क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज का अर्थ बताएं। पंचायती राज अधिनियम 1992 का क्या अर्थ है? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र का देवता की संज्ञा किसने दी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ बताएं। ग्राम पंचायतों के उद्देश्य बताएं। सामाजिक जीवन में पंचायतों की क्या भूमिका है? आर्थिक जीवन में पंचायतों की क्या भूमिका है? राजनीतिक जीवन में पंचायतों की क्या भूमिका है? तो इस तरह से 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पंचायती राज अधिनियम 1992 पर नोट लिखें। तो उसमें आपको अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका विकास और उसका महत्व, ये चीज़ें बतानी होगी। पंचायती राज संस्था के इतिहास की चर्चा करते हुए पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को समझाएं। इसका मतलब इसका इतिहास बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे और तीनों स्तर, ग्राम पंचायत के बारे में, जिला परिषद के बारे में और पंचायत समिति के बारे में, उसका गठन और उनके कर्तव्य के बारे में बताएंगे। नए पंचायती राज अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों को की भूमिका या महत्व को विस्तार से समझाएं। 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी तरह का यदि आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम निसंदेह उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। आप सबका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।